नमस्कार साथियों। यदि आप भी आर एस प्री 2026 को पहली बार में पास करना चाहते हैं या आज से पहले आपने आर एस प्री दिया है लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक वो सटीक रणनीति, एक वो राइट अप्रोच जिसको फॉलो करके आप पहली बार में ही आर एस प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी राइट अप्रोच के लिए हम कौन कौन सी बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आर एस प्री का पैटर्न क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था एक रोड मैप कि आर एस प्री मेंस और इंटरव्यू का पूरा रोड मैप बताया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि आर एस प्री का पैटर्न क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आर एस प्री का पैटर्न समझने के लिए आपको पता होगा कि आर एस प्री में कुल मिला के 150 पर्सन आते हैं। 150 क्वेश्चन होंगे जो 200 नंबर का होगा। पेपर कितनों का होगा? 200 मार्क्स का पेपर होगा। प्रत्येक गलत आंसर चूज करने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यदि आपने कोई भी ऑप्शन गलत चूज कर लिया है या गलत आंसर दिया है तो 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा। आपको 5 बबल्स दिए जाएंगे, 5 ऐसे गोले दिए जाएंगे। इन 5 गोलों में से आपको एक ना एक तो चूज करना है। 4 ऑप्शन में से यदि आपको आते हैं तो 4 ऑप्शन में चूज कीजिए, ए बी सी डी। यदि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई भी आंसर आप नहीं देना चाहते हैं तो ई वाला ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, वो अनिवार्य है। यदि आप ई वाला ऑप्शन चूज नहीं करते हो तो प्रत्येक के लिए आपको 1/3 अंक आपका कटेगा। और यदि आप 10% से ज़्यादा प्रश्नों में 5वां गोला भरना छोड़ देते हो या कोई भी गोला नहीं भरते हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो ये था आपका एक पैटर्न आर एस प्री का जो आपको लगभग पता होगा। इसे आगे की बात हम करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। देखो प्यारे बच्चों, जो सिलेबस है इसमें कई विषय शामिल हैं। जैसे कि आप देखोगे पेपर का नाम जीके एंड जीएस है, जीके एंड जीएस है, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। अब यहाँ इसमें क्या क्या शामिल है? सबसे पहले शामिल है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में कौन सी है? आपकी इंडियन हिस्ट्री है और प्लस में आपकी राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है। राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हिस्ट्री। दूसरा है जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में तीनों शामिल हैं। पहला है वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। दूसरा है इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। तीसरा है राजस्थान जियोग्राफी। तो तीनों जियोग्राफी है, वर्ल्ड भी है, इंडिया भी है, राजस्थान भी है। इसके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे हैं, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। फिर तीसरी जो सब्जेक्ट हमारी है पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, साथ के साथ राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी है, ठीक है। तो इस तरह से 3 सब्जेक्ट हो गए हैं। चौथी सब्जेक्ट है हमारी, वो है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में प्यारे बच्चों सीधा सीधा आप देखिए, एक तो है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, और एक है राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी। अब बात करते हैं जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो प्यारे बच्चों साइंस में क्या क्या है? साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, साथ के साथ टेक्नोलॉजी है। कुछ टॉपिक इसमें एनवायरनमेंट के भी दे रखे हैं, एनवायरनमेंट के भी दे रखे हैं। और एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे कहाँ पर? वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इसके अलावा 2 विषय और बच जाती हैं। एक आपकी बच जाती है मैथ और एक आपकी बच जाती है रीजनिंग। ये 2 विषय हैं, ठीक है। अब इन सब के अलावा एक चीज और है, वो है करंट अफेयर, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर्स में क्या क्या है? आपको राजस्थान, आपको इंडिया और वर्ल्ड यानी इंटरनेशनल, तीनों की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। तो एक तरह से ये जनरल आपका सिलेबस है। इसके अंदर कौन कौन से विषय में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, इसके ऊपर हम कभी अलग से बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस विषय के किस टॉपिक को कैसे काउंटर करना है, ठीक है। यहाँ हम एक जनरल ओवरव्यू लेके चल रहे हैं।
अब इसमें आगे बात करते हैं, हमने सिलेबस की बात कर ली। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु रहेगा वो है PYQ। अब देखो PYQ क्या है, आपको क्या करना है, सीधा सीधा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको 2013 से लेकर और 2016, 2018, 2021, 2023 और 2024, तो कुल मिला के आपको ये 6 साल के जो PYQ है वो तो जरूर एनालिसिस करना ही करना होगा। इससे आपको क्या पता चलेगा, आपको एक तो आरपीएससी का ट्रेंड पता चल जाएगा कि आरपीएससी किसी स्पेशल सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछती आ रही है और साथ ही साथ उसमें क्या बदलाव कर रही है। तो PYQ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी विद्यार्थी PYQ एनालिसिस नहीं करते हैं तो समझ जाना वो पेपर के ट्रेंड को नहीं समझ पाएंगे। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप PYQ को एनालिसिस करें। अब यहाँ आपको एक थोड़ी सी ध्यान देना होगा कि 2013 का जो प्रीलिम्स हुआ था वो रद्द हो गया था, फिर ये अक्टूबर 2015 में दोबारा हुआ था, तो आपको 2 पेपर मिल जाएंगे और 2016 के भी प्यारे बच्चों 2 पेपर आपको मिलेंगे। तो इस तरह से 7-8 पेपर आपको मिल जाएंगे PYQ के आरपीएससी की वेबसाइट पे, जिनको आपको डिटेल में एनालिसिस करना है। या फिर आप मार्केट से किसी भी कोचिंग की या किसी पब्लिकेशन की PYQ की बुक है वो भी आप खरीद सकते हैं। तो हम 2 बिंदुओं पर बात कर चुके हैं। तीसरी जो हमारी बिंदु है वो है स्टडी मटेरियल। अब देखो स्टडी मटेरियल में अपन सीधा सीधा ऐसे देखते हैं कि भाई जो स्टडी मटेरियल इसके बारे में कुछ बिंदु हैं। सबसे पहले कि सर कोचिंग कोचिंग क्यों चाहिए। देखो कोचिंग आपकी कई समस्याओं का समाधान करती है। पहला तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, पहला तो क्या मिल जाएंगे, लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जो आप ऑनलाइन कोचिंग करो या ऑफलाइन। अभी यहाँ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, तो वो देखिए वो मैं आपकी पर्सनल चॉइस पे छोड़ता हूँ कि यदि आपके पास संसाधन है, आपके पास वित्तीय संसाधन है, टाइम है, यदि आप किसी बड़े शहर में रह सकते हैं जहां आरएस की कोचिंग हो तो वहां आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास संसाधन कम है और आप किसी बड़े शहर में नहीं आ सकते हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर जैसे बड़े शहरों में, तो आप किसी भी कोचिंग की जो भी आपको अच्छी लगे, मेरी नज़र में सभी कोचिंग अच्छी है और सभी बुरी हैं। यहाँ आप मैं किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग की बात नहीं करता हूँ, जो आपकी माइंड में हो या जो आपको अच्छा लगे उसको आप चूज कर सकते हो। तो उन वीडियो लेक्चर्स के लिए या फिर ऑफलाइन कोचिंग में लेक्चर्स के लिए आप कोचिंग ले सकते हो। अब इसका भी एक तरीका है कि जैसे मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपने बीएससी की है, बीटेक की है, तो यदि आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आप उनकी लेक्चर्स ले सकते हो। यदि आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो तो आपको साइंस को समझने में दिक्कत आ सकती है, तो आप उसके लेक्चर्स ले सकते हो। आपको मैथ रीजनिंग में दिक्कत आ सकती है, आप उनके वीडियो देख सकते हो या उनकी क्लास ले सकते हो। क्लियर। दूसरा है सर कंटेंट। अब देखो कंटेंट ऐसा है मार्केट में, आप कोई भी बुक देख लो, कोई भी कोचिंग के नोट्स देख लो, ठीक है, ये ऐसा कोई भी एक ऐसा रिसोर्सेस नहीं है जिसमें से सभी क्वेश्चन आएंगे। अब वो किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ले, कोई भी ऐसी जियोग्राफी की बुक नहीं है जिसमें से सारे क्वेश्चन आए, कोई भी ऐसी हिस्ट्री की बुक नहीं है जिसमें से सारे क्वेश्चन आए, या कोई भी ऐसा नोट्स नहीं है अवेलेबल मार्केट में जिसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ आप किसी भी एक बुक या एक नोट को बेसिक रिसोर्सेज के तौर पर यूज कर सकते हो, और जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई मैंने ये वाला टॉपिक है ये कंप्लीट कर लिया और किसी अन्य बुक या नोट्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। एक बेसिक रिसोर्सेस आपको एक ही रखना पड़ेगा। हाँ, कौन सी विषय के लिए कौन सा बेसिक रिसोर्सेस आपको यूज करना है ये भी मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा कि कौन से विषय के लिए कौन से बेस्ट बुक है और बेस्ट नोट्स हैं। ठीक है। तीसरी चीज आती है सर कि जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल है उनका क्या करें। देखो यहाँ आपको कोई कोचिंग नोट्स दे रही है वो अलग बात है, यदि आप कोई कोचिंग में फीस जमा करवा रहे हो, कोचिंग आपको नोट्स दे रही है वो अलग बात है। मार्केट के नोट्स पे आप भरोसा मत करना। कोई भी कोचिंग का यदि आप नोट्स यूज करते हो
तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि 20-30% तो उनमें से आ जाएगा, लेकिन पेपर पास करने के लिए उतना काफ़ी नहीं है। तो मार्केट के नोट्स पे आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए यदि आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो और कोई भी कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन यदि आपको कोई नोट्स प्रोवाइड करवा रही है तो आप उसको एक रिसोर्सेज के रूप में यूज कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारा बात है सर कि इसके बाद क्या करें, इसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना अपन को। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? देखो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको एक प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा जिसको कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। अब ये 80-20 प्रिंसिपल क्या है कि देखिए कोई भी विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है या उसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है या चैप्टर है, या चैप्टर है या इसका कोई पेज है, इसका कोई पेज है। मान लीजिए ये पेज है, किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक या चैप्टर का कोई पेज है। अब इस पेज में आपके 20% तो है कीवर्ड, क्या है? कीवर्ड। और आपके 80% है कनेक्टिंग वर्ड। क्या है? कनेक्टिंग वर्ड। यानी कि आपको काम आएंगे सिर्फ कीवर्ड और आपको याद भी रहेंगे कीवर्ड। इसलिए यदि कोई पेज 100 शब्दों में लिखा हुआ है तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते समय उसमें मात्र 20 शब्दों को ही यूज करो। यानी कोई चैप्टर यदि 10 पेज का है तो उसके मात्र आप 2 पेज में ही शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, इसकी कौन कौन सी स्टाइल होती है, इसके ऊपर भी हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज हम एक प्री का एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि आरएस प्री की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या करना है, कौन से जो स्टेज है, कौन से फेजेज हैं जो आपको पार करने हैं। तो अब तक हमने क्या कर लिए हैं, कुल मिला के 4-5 काम कर लिए हैं। हम पैटर्न समझ गए हैं, सिलेबस हमने देख लिया है कौन कौन सी सब्जेक्ट इंक्लूड है, पीवाईक्यू की हमने बात कर ली है कि 2013 से 2024 तक के पीवाईक्यू आपको देखने हैं। स्टडी मटेरियल की बात करनी है कि कोचिंग कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो ठीक है, आपको एक बेसिक रिसोर्सेज तो रखना ही पड़ेगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। फिर हमने शॉर्ट नोट्स की बात कर ली है, अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन। तो प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा समझना होगा कि यदि किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को यदि आप पढ़ते हो, किसी भी टॉपिक को यदि आप रीड करते हो और उसको आप एग्जाम में जाके रिकॉल करते हो, तो रीड करने से रिकॉल करने के बीच का जो गैप है, उस गैप में आप पढ़ी हुई लगभग 70, 80, 90% चीजें भूल जाते हैं। इस भूले हुए को वापस अपनी स्थायी मेमोरी में रखने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कई बार बोलता हूँ 3R फॉर्मूला। अब ये 3R फॉर्मूला क्या है, इसमें कुल मिला के 3 चीजें हैं। एक तो रीड है, एक है रिटेन और एक है प्यारे बच्चों रिकॉल। अब ये रीड, रिटेन, रिकॉल क्या है कि सबसे पहले आप किसी भी विषय या टॉपिक को पढ़ो। रिटेन का मतलब होता है उसको बनाए हुए रखना, कि जब तक आप एग्जाम देने जाओगे 2 महीने 3 महीने बाद, तब तक वो पढ़ा हुआ आपके दिमाग में रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए इसको कहते हैं रिटेन। रिटेन का यह मतलब है उस पढ़े हुए को अपने दिमाग में बनाए रखना। फिर तीसरी चीज है रिकॉल, कि जब आप एग्जाम देने बैठे हो एग्जाम हॉल में, तो यदि कोई पर्सन है, कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि मैंने पढ़ा है लेकिन आपको पर्टिकुलर उसमें था क्या वो चीजें याद नहीं आ रही है, यानी कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो रिकॉल करने के लिए रिटेनिंग जरूरी है और रिटेनिंग के लिए आपको चीजों को बार बार रिवीजन करना आवश्यक है। अब रिवीजन की मेथड क्या है वो भी हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी टॉपिक को आज आपने पढ़ा है, तो देखो प्यारे बच्चों, एक तो होता है 1, फिर एक होता है 7, फिर एक होता है 30, फिर एक होता है प्यारे बच्चों 90, फिर एक होता है क्या 180, फिर एक होता है क्या 360 और एक होता है 720। यानी कि जो भी चीज आज आपने पढ़ी है उसको एक दिन के अंतर्गत यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक बार रिवाइज जरूर करना है।
फिर उसको आपको 7 दिन के अंदर रिवाइज करना है। यदि आप उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं करते हो तो आप उसका मात्र 20% याद रख पाओगे और 80% के लगभग आप भूल जाओगे। तो उसको वापस पूरा का पूरा जो आपने पढ़ा है उसको बनाए रखने के लिए आपको उसको रिवाइज करना ही है। फिर 7 दिन में आपने रिवाइज कर लिया, फिर अगले 30 दिन में रिवाइज कर लिया, यानी 1 महीने में। अब मान लीजिए आपका एग्जाम है 4 महीने बाद। 4 महीने का मतलब होता है लगभग 120 दिन। तो आपको कितनी बार रिवीजन करना है? तो देखिए, सबसे पहला पढ़ने के बाद एक दिन के अंदर अंदर रिवीजन करना है। दूसरा फिर 7 दिन के अंदर यानी 1 सप्ताह में। फिर तीसरा रिवीजन करना है आपको 1 महीने में, और चौथा रिवीजन करना है आपको 3 महीने में। तो इस तरह से आपको 4 बार तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। यदि आपका एग्जाम कहाँ है, यदि आपका एग्जाम 8 महीने बाद है, 180 दिन के बाद है, तो आपको 5 रिवाइज करने हैं। और यदि आपका एग्जाम 1.5 साल बाद है तो आपको 6 रिवीजन करने हैं। तो ये रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है कि आपको कितने रिवीजन करने हैं। आप जहाँ भी पढ़ते हो, जहाँ आपकी स्टडी टेबल है या रूम है, वहाँ पे एक चार्ट बना के रख लीजिए कि किसी विषय को आप कितने बार पढ़ना है या कितने रिवीजन करना है। इसके ऊपर हम और ज़्यादा डिटेल में बात कर लेंगे कभी। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि रिवीजन इज टू की टू सक्सेस, बस। तो रिवीजन सक्सेस, सफलता का कुंजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एमसीक्यू और टेस्ट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू और टेस्ट दोनों अलग अलग चीज है। सबसे पहले आपने यदि कोई भी चैप्टर पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसका टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको मार्केट में मिल जाएंगे। कई बुक्स होती हैं जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवा देती हैं, कई पब्लिकेशन है जो ऐसी बुक छापते हैं। तो आपको ऐसी बुक लेनी है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको देखते रहना है, ठीक है। दूसरा, जब आप टेस्ट सीरीज दो तो वो उसमें क्या है, कंबाइंड रूप से एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों काम आपको जरूर करने हैं, एमसीक्यू देखने हैं, साथ के साथ आपको टेस्ट भी देना है। लेकिन यहाँ आपको एक थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी कि जब तक आपका 1-2 बार रिवीजन ना हो जाए तब तक कोई टेस्ट मत दो। क्योंकि यदि आप बिना रिवीजन के टेस्ट देने जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, आपके अंक कम आएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको एक हीन भावना फील होगी। आप दूसरों के यदि परफॉर्मेंस देखोगे तो आप खुद से तुलना करोगे, फिर आपको लगेगा कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। इसलिए जब तक 2-3 रिवीजन नहीं हो जाए तब तक किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है आपको, ठीक है। लास्ट में हमारा बचता है इवोल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि मान लीजिए आपने कोई पहला टेस्ट दिया और पहले टेस्ट में 200 अंकों का है, इसमें आपके 50 नंबर आ रहे हैं। दूसरे में भी आपने टेस्ट दिया, 200 अंकों का है, इसमें भी 50 आ रहे हैं। या फिर मान लो आपके 49 आ रहे हैं या 48 आ रहे हैं। तो जब तक आप ये नहीं देखोगे कि कमी कहाँ रह रही है, जब तक आप इवोल्यूट नहीं करोगे कि मैं किस सब्जेक्ट के, किस टॉपिक के, किस पोर्शन के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं, तब तक आप उस चीज को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ऐसी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना जो फीडबैक दे, जो इवोल्यूशन करके बताए। कई कोचिंग क्या करते हैं कि आपको बता देंगे कि भाई आपके 200 में से इतने नंबर आए हैं, कि मान लो आपके 105 नंबर आए हैं 200 में से, ये तो बता देंगे, और आपके कुछ क्वेश्चन राइट कर देंगे, कुछ रॉन्ग कर देंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये जो रॉन्ग आपने आंसर दिया है इसको राइट कैसे करें, ऐसी कौन सी अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि आप उस क्वेश्चन को राइट कर सके। तो इतना तो सभी को पता है कि जब आप पेपर देने जाओगे तो 150 के 150% आपके पढ़े हुए नहीं होंगे। और हर यदि हार्ड प्रश्न को आप छोड़ने लग गए तो आप कितना छोड़ोगे, क्योंकि 2024 का पेपर आपने देख लिया, 2024 का मेंस आपने देख लिया कि आरपीएससी है वो अपना ट्रेंड चेंज करती जा रही है। तो हो सकता है 2025-26 का जो प्री हो वो भी बिल्कुल इसी तरह का टफ लेवल का हो, फिर आप कितने क्वेश्चन छोड़ोगे। तो हर क्वेश्चन आपको छोड़ना भी नहीं है, आपको इजी क्वेश्चन सभी सोल्व कर देंगे, मॉडरेट है, अप्लाइड है, वो भी सब सोल्व कर देंगे। एडवांस लेवल के जो हार्ड क्वेश्चन है उसको जो सोल्व करेगा वो थोड़ा सा आगे रहेगा। इसलिए आज के लेक्चर में हमने किन किन चीज़ों पे बात कर ली है वो देख लेते हैं एक बार। हमने पैटर्न के बारे में बात कर ली है, सिलेबस के बारे में, पीवाईक्यू,
स्टडी मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, एमसीक्यू टेस्ट और इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है किसी ऐसी कोचिंग से करनी है जो आपको हर पेपर का इवैल्यूएशन करके बताए। क्लियर। अब यहाँ देखो, हम एक वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेबस के प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक बिंदु पर हम बात करेंगे कि इस बिंदु को आपको कैसे पढ़ना है, इसके कैसे नोट्स बनाने हैं और किस लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। एक वीडियो में हम बात करेंगे कि पीवाईक्यू को कैसे एनालिसिस करते हैं। क्लियर। एक वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है। एक वीडियो में हम बात करेंगे, मैं आपको लाइव रिवीजन करके बताऊंगा कि चीजों को रिवाइज कैसे करते हैं 80-20 प्रिंसिपल लगा के। ठीक है। फिर एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेस्ट देने का तरीका। तो हो सकता है इसके 4-5 वीडियो और आ जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।